हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत करता हूं। आज बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज का जो विशेष टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम अथवा पाचन तंत्र। तो हम अगर पाचन तंत्र की बात करते हैं तो भोजन के पाचन के लिए भौतिक व रासायनिक क्रियाएं विभिन्न अंगों द्वारा की जाती हैं। अगर हम बात करते हैं भोजन के पाचन के लिए भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं जिन विभिन्न अंगों के द्वारा की जाती हैं, वे अंग मिलकर के एक पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। इसी तंत्र को हम पाचन तंत्र कहते हैं। अर्थात जहाँ पर भोजन के पाचन की क्रिया क्या होती है, जिन अंगों में संपूर्ण होती है, उसी अंग को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। क्या होता है पाचन देखते हैं कि डाइजेशन क्या है। तो जो जटिल पोषक पदार्थ व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। अब हम देखते हैं कि पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं। पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं? ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम पाचन तंत्र के अंग की बात करते हैं तो पाचन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग सम्मिलित किए जाते हैं जो भोजन को चबाने में, निगलने में तथा अवशोषित करने में सहायता करते हैं, तथा इसके अतिरिक्त अधपचे और बिना पचे भोजन को भी शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। वे सभी अंग क्या कहलाते हैं? पाचन तंत्र के अंग कहलाते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं आहार नाल और पाचन नली और पाचन के सहायक अंग आते हैं। अगर हम बात करते हैं कि पाचन तंत्र में सम्मिलित अंग और ग्रंथियां कौन सी हैं, तो यहाँ पर पाचन तंत्र में सम्मिलित अंग और ग्रंथियां दी गई हैं। तो सबसे पहले हम पाचन तंत्र के अंग देखेंगे। जो पाचन तंत्र का मुख्य अंग होता है वो दिया गया है यहाँ पर मुख। यहाँ पर है मुख, मुखग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। ये पाचन तंत्र के क्या हैं? मुख्य अंग हैं। ये पाचन तंत्र के मुख्य अंग हैं। इस तरीके से हम डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर ये मुख है, आगे की तरफ ये ग्रासनली है, ग्रसनी है, फिर यहाँ पर आमाशय है, यहाँ पर छोटी आंत है, यहाँ पर क्या है? छोटी आंत है, उसके बाद ये क्या है? बड़ी आंत है, और इधर क्या है? मलाशय है। तो इस तरीके से यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या दिया गया है? यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। आगे हम ग्रंथियाँ देखते हैं कि पाचन में कौन सी ग्रंथियाँ सम्मिलित होती हैं। हम बात करते हैं ग्रंथियाँ की, तो इसमें क्या कौन कौन सी पाचन तंत्र में कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं? लार ग्रंथि होती है, यकृत ग्रंथि होती है और अग्न्याशय ग्रंथि होती है। आगे हम देखते हैं कि सभी अंग मिलकर के आहार नाल का, अब हम देखते हैं सभी अंग मिलकर के आहार नाल का निर्माण करते हैं। अगर हम बात करते हैं जो मुख से शुरू होकर मल द्वार तक जाती है, यह करीब 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। इसे पोषण नाल भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं आहार नाल की, तो सभी अंग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल का निर्माण करते हैं, जो मुख से शुरू होकर मल द्वार तक जाती है, और इसकी जो लंबाई दी गई है वो 8 से 10 मीटर लंबी दी गई है। इसे एक नाम और दिया जाता है, इसे पोषण नाल भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं आहार नाल के जो प्रमुख कार्य होते हैं। तो आहार नाल के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। आहार नाल क्या करती है? आहार को सरलीकृत कर पाचन करती है, पाचित आहार का अवशोषण भी करती है, आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाने का भी काम करती है। तो सबसे पहला जो काम दिया गया है, आहार को अर्थात भोजन को क्या करती है? सरलीकृत कर पाचन करने का काम करती है, पचित आहार का अवशोषण भी करती है और आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाने का भी कार्य करती है। पाचन कार्य को करने के लिए आहार नाल में पाई जाने वाली ग्रंथियां या अन्यत्र उपस्थित ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न पाचक रस उत्तरदायी होते हैं।
यहाँ पर देखेंगे पाचन कार्य को करने के लिए आहार नाल में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ या अन्यत्र उपस्थित ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न पाचक रस उत्तरदायी होते हैं। कह रहे हैं पाचक ग्रंथियों में भोजन के पाचन के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, ग्रंथियां होती हैं, जिनसे पाचक रस क्या होते हैं, निकलते हैं, वो भोजन का पाचन करते हैं। ये पाचक रस विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन को सरलीकृत कर उसे शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले रूप में परिवर्तित करते हैं। कह रहे हैं कि जो ये बहुत सारे पाचक रस होते हैं वो भोजन को सरलीकृत अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और जिनसे शरीर क्या करते हैं, उनको ग्रहण कर लेते हैं। पाचित भोजन रस में कई घटक पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल आदि। इन पोषक तत्वों को आहार नाल के विभिन्न घटक विशेष कोशिकाओं की मदद से अवशोषित करते हैं। मुख से ग्रसित भोजन अपनी लंबी यात्रा में विभिन्न पेशियों के संकुचन व विस्तार से गति करता है। विभिन्न स्तरों पर संवरणीय पेशियां पचित भोजन रस तथा अवशिष्ट की गति को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो हम देखेंगे पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंग के बारे में। तो यहाँ पर पाचन में जो प्रयुक्त अंग होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया पहले ही कि यहाँ पर क्या होती है, आहार नाल होती है, जिसमें जो मुख से लेकर के कहाँ तक होती है, मलद्वार तक होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मुख पढ़ेंगे। मुख क्या होता है? तो मुख क्या है, एक अर्धचंद्राकार संरचना होती है। अर्धचंद्राकार क्या होती है, फेस पर, चेहरे पर एक अर्धचंद्राकार क्या होती है, जो संरचना होती है। ये आहार नाल का क्या है, अग्रभाग। आहार नाल का अग्रभाग मुख से प्रारंभ होता है और गुहा में खुलता है। यह एक कटोरे नुमा अंग है। इसके ऊपर कठोर तथा नीचे कोमल तालु होते हैं। इसके ऊपर कठोर तथा नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। हम बात करते हैं कि मुख के बाद मुख गुहा होती है। मुख गुहा में क्या होती है, जिह्वा होती है। हम बात करेंगे टंग अथवा जिह्वा की। यह मुख के अंदर दोनों जबड़ों के मध्य गुहा में स्थित होती है। यह मांसपेशियों से बनी गुलाबी रंग की होती है। भोजन को चबाते समय यह इसे इधर उधर करने तथा भोजन को निगलने में भी क्या करती है, सहायता देती है। ये भोजन को इधर से उधर करने में तथा भोजन को निगलने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। और दोनों जबड़ों के मध्य गुहा में ये क्या होती है, स्थित होती है। इसमें कुछ दानेदार उभार भी पाए जाते हैं। अगर जिह्वा के ऊपर देखेंगे तो कुछ दानेदार क्या होते हैं, उभार होते हैं, जिनको हम स्वादांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वादांकुर कहते हैं, जिनके द्वारा मीठा, कड़वा, नमकीन, कसैला आदि स्वाद का अनुभव होता है। भोजन को इधर उधर करते समय मुंह से निकली लार भी भोजन में भली भांति मिल जाती है, जिससे भोजन चिकना और गीला होकर सरलता से आगे सरकने में सहायता होता है, या आगे सरकने में क्या होता है, सहायक हो जाता है। मुख दो मांसल होठों से क्या होता है, घिरा रहता है। मुख कितने होठों से घिरा रहता है? अगर मुख की बात करेंगे तो मुख दो मांसल होठों से घिरा होता है, जो मुख को खोलने, बंद करने तथा भोजन को पकड़ने में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मुख के ऊपर व नीचे के भाग में एक जबड़े में 16 दांत भी पाए जाते हैं और सभी दांत जबड़े में पाए जाने वाले एक सांचे में स्थित होते हैं। क्या होता है, जबड़े में क्या होते हैं, सांचे होते हैं। उन्हीं जबड़ों में ये ऊपर की तरफ 16 और नीचे की तरफ 16 एक सांचे में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। इस सांचे को हम गम या मसूड़ा भी कहते हैं। इस सांचे को हम क्या कहते हैं, जिसमें 16 दांत फिट होते हैं, उन्हें गम या मसूड़ा भी कहा जाता है। मसूड़ों तथा दांतों की इस स्थिति को गर्तदंती या थीकोडॉन्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थीकोडॉन्ट या गर्तदंती कहा जाता है।
क्योंकि मसूड़े में क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं, उसमें मनुष्य का दांत क्या होता है, बड़ी गहराइयों में लगा रहता है। और मानवों में दांत द्विबारदंती होता है। मानवों में जो दांत होते हैं उनको क्या कहते हैं, द्विबारदंती, अर्थात वो 2 बार उगते हैं। दांत व्यवस्था पाई जाती है, 2 बार दांत व्यवस्था पाई जाती है। तो कैसे होते हैं, एक तो आपने कहा थीकोडॉन्ट होते हैं, साथ साथ क्या होते हैं, द्विबारदंती भी होते हैं। तो मनुष्य के दांत कहाँ होते हैं, गहराइयों में लगे होते हैं, तथा 2 बार उगने की क्या होती है, प्रकृति होती है। जिसमें जीवन काल में 2 प्रकार के दांत होते हैं, एक अस्थायी दांत जिसे हम दूध वाला दांत कहते हैं, तथा बाद में उगने वाला दांत क्या होता है, अस्थायी दांत होते हैं। अब हम बात करेंगे दांत के प्रकार कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य का दांत कैसा होता है, द्विबारदंती होता है, गर्ददंती होता है और विषमदंती होता है। 4 प्रकार के भी होते हैं। तो दांत के प्रकार की बात करते हैं तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला अगर प्रकार बात करेंगे, कृंतक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इनसीजर कहेंगे। क्या कहेंगे, इनसीजर कहेंगे। तो इनसीजर क्या होता है, सबसे आगे की तरफ जो 4 दांत पाए जाते हैं, सबसे आगे की तरफ जो 4 दांत पाए जाते हैं, ऊपर जबड़े में और नीचे जबड़े में, वो क्या कहलाते हैं, कृंतक कहलाते हैं, जो भोजन को काटने में, कुतरने में आसानी करते हैं। ये सबसे आगे के दांत होते हैं जो कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं। ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। ये कितनी उम्र में निकलते हैं, ये 6 माह की उम्र में क्या होते हैं, निकलते हैं। अगला दांत जो दिया गया है, दूसरा प्रकार, जिसे हम रदनक कहते हैं, जिसे हम रदनक कहते हैं, इसे हम अंग्रेजी में कैनाइन कहते हैं। ये दांत भोजन को क्या करता है, चीरने और फाड़ने का काम करता है। ये दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। ये 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 2-2 होते हैं। टोटल अगर इनकी बात करेंगे तो कितने होते हैं, 4 दांत होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 4 दांत होते हैं। और यहाँ पर इनकी कितनी संख्या होती है, 8 होती है। यहाँ पर कितने दांत हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। मांसाहारी पशुओं में ये ज़्यादा विकसित होते हैं। मांसाहारी पशुओं में ये क्या होते हैं, ज़्यादा विकसित होते हैं। अब हम अगले टाइप की, तीसरे टाइप वाले दांत की बात करेंगे, अग्र चवर्णक की। अग्र चवर्णक की, जिसे हम प्री मोलर्स भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्री मोलर कहते हैं। तो प्री मोलर जो होता है, ये क्या होता है, भोजन को चबाने में सहायक होता है। ये भोजन को चबाने में सहायक होता है, तथा प्रत्येक जबड़ों में 4-4 होते हैं। अर्थात प्रत्येक जबड़ों में क्या होते हैं, 4-4 होते हैं। और ये 10 से 11 साल की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। पूर्ण रूप से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। अर्थात इस प्रकार अग्रचवर्णक की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। आगे हम बात करते हैं चवर्णक की। तो इस तरीके से दांत कितने प्रकार के हो गए, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक। अब हम किसकी बात करेंगे, चवर्णक की। किसकी बात करेंगे, चवर्णक की बात करते हैं। अगर हम चवर्णक की बात करते हैं तो ये दांत भोजन को चबाने में भी सहायक होते हैं, तथा प्रत्येक जबड़े में दांतों की संख्या जो होती है 6-6 होती है। अर्थात ये क्या होते हैं, 12 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 12 दांत होते हैं। प्रथम ये 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। ये 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। तो इस तरीके से दांतों की संख्या दी गई है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे लास्ट में जो दांत दिया गया है, यहाँ पर 3 दांत, ये क्या हैं, ये चवर्णक हैं। 1, 2, 3 चवर्णक है। ये 2 दांत क्या हैं, अग्र चवर्णक हैं। ये 1 दांत क्या है, रदनक है। यहाँ पर 2 दांत क्या हैं, कृंतक हैं। तो आधे जबड़ों में जो दांतों की संख्या होती है वो होती है 2, 1। फिर उसके बाद कितनी हो जाएगी, 2, 3। यहाँ पर आधे जबड़े में कितना हो जाएगा, 2, 1, 2, 3। वैसे ही इस साइड में सेम उतने ही दांत होते हैं। उस साइड में भी क्या होते हैं, सेम उतने ही दांत पाए जाते हैं। तो उसका जो डेंटल फार्मूला बनता है 2,
1/2 3 इंटू 2। यहाँ पर देखें 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8। तो दूसरे जबड़े में एक साइड में 8 दांत हैं, तो दूसरे साइड में क्या होंगे, 8 दांत होंगे। इस तरीके से एक जबड़े में कितना दांत दिखेगा, 16 दांत। तो 16 दांत ऊपर होते हैं और 16 दांत सेम क्या होते हैं, नीचे भी उपस्थित होते हैं। यहाँ पर मानव दांत की संरचना दी गई है। सबसे ऊपर की तरफ क्या है, इनेमल है। सबसे ऊपर की तरफ क्या दिया गया है, यहाँ पर सबसे पहली लेयर जो मजबूत होती है इनेमल है। उसके बाद डेंड्री लेयर है, ये क्या है, डेंड्री लेयर है। फिर क्या है, मसूड़ा है ये। उसके बाद जबड़े की ये हड्डी होती है। इधर सीमेंट दिया गया है, इधर क्या है, रक्त वाहिनियाँ हैं, तंत्रिकाएँ होती हैं। ये दांत का इतना क्या दिया गया, शिखर दिया गया है, ये ग्रीवा दिया गया है, और ये दंत गुहा होती है। क्या होती है, दंत गुहा होती है। इस तरीके से ये दांत की क्या है, पूरी संरचना होती है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, मुख से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्रसनी के नीचे की तरफ, ग्रसनी जो होती है वो मुख गुहा से मुख गुहा जहाँ पर खुलती है वो ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी भोजन और श्वास दोनों के लिए क्या होता है, एक उभयधर्मी मार्ग होता है। तो ग्रसनी के नीचे की तरफ अब अग्रभाग में श्वास नाल तथा पृष्ठ भाग में ग्रास नाल स्थित होती है। यहाँ पर अग्रभाग में श्वास नाल तथा पृष्ठ भाग में क्या होती है, ग्रास नाल स्थित होती है। ग्रसनी जो होती है वो मुख गुहा का, मुख तो मुख गुहा में खुलता है, मुख गुहा कहाँ खुलेगी, ग्रसनी में खुलेगी। और ग्रसनी क्या होती है, भोजन और श्वास दोनों के लिए एक ही मार्ग होती है, जिसे उभयधर्मी मार्ग भी कहते हैं। तो अग्रभाग में श्वास नाल तथा पृष्ठ भाग में क्या स्थित होती है, ग्रास नाल स्थित होती है। ग्रसनी की संरचना को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, नासाग्रसनी, मुखग्रसनी, कंठग्रसनी। क्या बोलेंगे, नासाग्रसनी, फिर क्या बोलेंगे, मुखग्रसनी, और आगे क्या बोलेंगे, कंठग्रसनी। अब हम बात करते हैं ग्रास नली की। ग्रास जो ग्रसनी होती है कहाँ खुलती है, ग्रास नली में, ओइसोफेगस कहते हैं। अगर हम ग्रास नली की बात करेंगे तो यह एक सक्रिय पेशीय नली है जो करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होकर ग्रीवा तथा वक्ष स्थल से होती हुई मध्यपट डायफ्राम से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। इसका मुख्य काम भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का काम होता है। तो ये कहाँ से लगी रहती है, यह ग्रसनी से प्रारंभ होकर के आमाशय तक लगी रहती है, अर्थात आमाशय में भोजन को क्या करती है, पहुंचाने का काम करती है। और कितनी सेंटीमीटर लंबी होती है, तो 25 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। ग्रास नली में अगर हम बात करते हैं ग्रास नली की, तो ग्रास नली में कुछ श्लेष्म ग्रंथियां भी मिलती हैं। इन ग्रंथियों से स्रावित श्लेष्म भोजन को लसदार बनाता है, लसलसा बनाता है। और ग्रास नली में उपस्थित भित्तियां भोजन को एक प्रकार की गति अथवा कौन सी गति, क्रमानुकुंचन गति प्रदान करती हैं, जिसके माध्यम से भोजन आमाशय तक बहुत आसानी के साथ क्या होता है, पहुंचता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्रास नली में कौन सी गति होती है भोजन को आमाशय तक पहुंचाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। अगर हम ग्रास नली के शीर्ष पर बात करेंगे तो ग्रास नली के शीर्ष पर ऊतकों का एक पल्ला होता है। ऊतकों का क्या होता है, एक पल्ला होता है। यह पल्ला घाटी ढक्कन या एपिग्लॉटिड्स कहलाता है, जो भोजन और श्वास नली के बीचों बीच में होता है, जो एक बार श्वास नली और भोजन नली को क्या करता है, ढकने का काम करता है। अर्थात अगर हम देखेंगे कि जब भोजन को निगलते हैं तो भोजन को निगलते वक्त ये श्वास नली को क्या करता है, बंद रखता है। अर्थात भोजन के निगलने के दौरान यह घाटी ढापन बंद हो जाता है तथा भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। कौन नली बंद हो जाता है, भोजन निकलते दौरान ये श्वास नली को क्या करता है, बंद कर देता है, जिससे भोजन क्या होता है, श्वास नली में प्रवेश नहीं होता है, जिससे भोजन का श्वास नली में प्रवेश नहीं होता है। अब हम ग्रास नली के बाद हम देखेंगे आमाशय। ग्रास नली के बाद किसकी बात करेंगे, आमाशय की बात करेंगे। आमाशय कैसा होता है, तो आमाशय एक जे के समान क्या है, जे की आकार की क्या होती है, एक संरचना होती है। अगर हम आमाशय की बात करते हैं
तो आमाशय आहार नाल का ग्रास नली से आगे का भाग, आहार नाल का ग्रास नली से आगे का भाग आमाशय है। ग्रास नली से जो आगे का भाग होता है वो क्या होता है? आमाशय होता है। आमाशय एक पेशीय जे आकार की संरचना है जो उदर गुहा के बाएं हिस्से तथा मध्यपट के नीचे स्थित होता है। यह एक लचीला अंग है जो 1 से 3 लीटर तक आहार धारित कर सकता है। कैसी संरचना होती है? एक जे आकार की क्या है ये संरचना होती है जो लगभग 1 से 3 लीटर के आधार को क्या कर सकती है? आहार को भी धारण कर सकने में क्या होती है? सक्षम होती है। आमाशय को इस तरीके से हम आमाशय को डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर ग्रसिका ये आकर के ग्रास नली इसी ग्रसिका में खुलती है, तो ये सबसे अगला भाग होता है। इधर देखेंगे तो इसका जो भाग होता है जठरागम होता है, फंडस होता है, जठर निर्गम होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक कार्डियक हो गया, फंडस हो गया और तीसरा यहाँ पर क्या दिया गया? पाइलोरिक दिया गया। ये क्या है? कार्डियक दिया गया, फंडस दिया गया है और पाइलोरिक दिया गया है। इसे जठरागम दिया गया, फंडस कहते हैं और जठर निर्गम कहते हैं। कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, यहाँ पर कितने भाग दिए गए हैं? 3 भाग दिए गए हैं। जो आकर के ग्रास नली इसमें खुलती है और इधर ये क्या होती है? इधर आमाशय छोटी आंत में खुलता है। तो इस तरीके से आमाशय के कितने भाग? 1, 2, 3 भाग होते हैं। तो आमाशय को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला भाग कौन सा होता है? कार्डियक है। दूसरा भाग क्या है? यहाँ पर जठर निर्गम भाग है। तीसरा भाग क्या दिया गया है? फंडस दिया गया है। कितना भाग दिया गया? 3 भाग दिए गए हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। तो अगर हम कार्डियक या जठरागम की बात करेंगे, यह बायां बड़ा भाग है जहाँ से ग्रसिका आमाशय में क्या करती है? प्रविष्ट करती है। यहीं पर क्या होती है? आमाशय में ग्रसिका क्या करती है? प्रविष्ट करती है। तो ये कौन सा भाग कहलाता है? कार्डियक कहलाता है और बायां और बड़ा भाग होता है। जठर निर्गम भाग क्या होता है? आमाशय का दाहिनी छोटा भाग जहाँ से आमाशय छोटी आंत से जुड़ता है। जहाँ से आमाशय क्या होता है? छोटी आंत से जुड़ता है, जिसे हम पाइलोरिक कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। ये भाग ये क्या कहलाता है? पाइलोरिक कहलाता है। ये छोटा और बहुत छोटा भाग होता है आमाशय का, ये क्या कहलाएगा? पाइलोरिक कहलाता है। जहाँ आमाशय से भोजन छोटी आंत से में जाता है, अर्थात ये क्या होता है? आमाशय छोटी आंत से इसी भाग के द्वारा क्या होता है? जुड़ा रहता है, जिसे हम पाइलोरिक कहते हैं। आगे हम देखते हैं फंडस, अर्थात यहाँ पर जो बायां और दाहिना भाग है, दोनों भागों के मध्य की जो संरचना होती है, दोनों भागों के मध्य की जो संरचना होती है, वही भाग क्या कहलाएगा? यहाँ पर ये तो कौन सा भाग है? ये बायां भाग है और ये क्या है? दायां भाग है। और इसके मध्य का जो ये भाग है, ये क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। अर्थात आमाशय को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। जहाँ आमाशय का बायां बड़ा भाग होता है उसे हम कार्डियक कहते हैं। ये रीजन क्या कहलाएगा? कार्डियक कहलाएगा। दाहिना छोटा रीजन क्या कहलाता है? जो जाकर के छोटी आंत से जुड़ता है, वो क्या कहलाता है? पाइलोरिक कहलाता है। और जो बीच का भाग शेष है वो क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। आमाशय में अगर बात करेंगे तो आमाशय में 2 अवरोधनी या संकोचक पेशियां पाई जाती हैं। ये दोनों पेशियां आमाशय की सामग्री को अंतर्विष्ट करने का काम करती हैं। हम सबसे पहले अब देखेंगे कि ग्रास नलिका अवरोधनी क्या है। कार्डियक और लोअर एसोफेगस। यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले कि ग्रास नलिका अवरोधनी क्या होती है। ग्रास नलिका अवरोधनी क्या होती है? तो यह ग्रसिका व आमाशय को विभक्त करती है। यहाँ पर जो कार्डियक है वो क्या करती है? यह किसको विभक्त करने का काम करती है? यह ग्रसिका व आमाशय को विभाजित करती है तथा आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से क्या करती है? रोकती है। ग्रसनी में जाने से क्या करती है? ये रोकती है। और जठर निर्गम अवरोधनी, तो यहाँ पर क्या है? आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है। ये क्या करेगी? यहाँ पर आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करने का काम करती है। जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है
जिसे हम जठर निर्गम अवरोधनी कहते हैं, वो आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है तथा आमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित करने का क्या करती है, काम करती है। यहाँ पर अगर देखेंगे इधर डायग्राम में, ये यहाँ पर एक और रोधनी उपस्थित होती है जिससे यहाँ से भोजन अम्लीय होकर के ग्रसिका में नहीं जाता, और दूसरा यहाँ पर उपस्थित होती है। अब आमाशय के बाद हम देखते हैं आमाशय कहाँ खुलेगा, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। छोटी आंत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जो आमाशय के जठर निर्गमी भाग से शुरू होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। मानव में इसकी औसत लंबाई 7 मीटर होती है। कितने मीटर होती है? 7 मीटर होती है छोटी आंत। तथा आहार नाल के इस अंग द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण भी होता है। अगर भोजन का जो सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है वो अगर किसके द्वारा होता है, तो छोटी आंत के द्वारा ही होता है। छोटी आंत को 3 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले है यहाँ पर ग्रसनी, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ग्रहणी, उसके बाद अग्र क्षुद्रांत, और उसके बाद जो दिया गया क्षुद्रांत। इस तरीके से यहाँ पर कितने भाग हैं? डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रहणी देखेंगे जो आमाशय से जुड़ा रहता है, जो सी आकार की संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ग्रहणी कहते हैं, डेडुनम कहते हैं। तो आमाशय से जुड़ा हुआ यह छोटी आंत का, आमाशय से जुड़ा हुआ यह छोटी आंत का पहला तथा सबसे छोटा भाग है जो भोजन के रासायनिक पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्या है? ये सबसे पहला भाग होता है जहाँ से ये आमाशय से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। आगे हम बात करेंगे जेजुनम की। किसकी बात करेंगे? जेजुनम की। तो अगर हम जेजुनम की बात करते हैं तो यह छोटी आंत का मध्य भाग है। छोटी आंत का क्या है? मध्य भाग होता है। ये ग्रहणी में पचित आहार रस का अवशोषण किया जाता है। पचित आहार रस का क्या करता है? मुख्यतः ये अवशोषण करता है। मुख्यतः अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिन्हें अंतर कोशिका या इंट्रोसिस्ट कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतः कोशिका या इंट्रोसिस्ट कहा जाता है, के द्वारा संपादित किया जाता है। तो यहाँ पर जो छोटी आंत है, छोटी आंत का जो मुख्य भाग है जिसे हम जेजुनम कहते हैं, यहाँ पर जो पचित भोजन का रस है वो अवशोषित कर लिया जाता है, और अवशोषित करने का काम क्या करता है? इंट्रोसाइट कोशिका के द्वारा किया जाता है। आगे दिया गया है यहाँ पर क्षुद्रांत। क्या दिया गया? क्षुद्रांत। जो छोटी आंत का क्या होता है? अंतिम भाग होता है जो बड़ी आंत से जुड़ता है, वही भाग क्या कहलाता है? क्षुद्रांत, जिसे इलियम कहते हैं। तो यह अगर हम देखेंगे, यह छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत में खुलता है, और यह उन पोषक पदार्थों तत्वों को विशेष रूप से पित्त, लवण व विटामिनों का क्या करता? अवशोषण करता है, जो अग्र क्षुद्रांत में विशेष रूप से नहीं हो पाते हैं। तो अग्र क्षुद्रांत से जो विशेष रूप से बचे हुए रहते हैं उनका यहाँ पर क्या होता है? अवशोषण होता है। उनका यहाँ पर क्या होता है? अवशोषण होता है। ग्रहणी को छोड़कर शेष छोटी आंत के भीतरी सतह पर असंख्य छोटे छोटे अंगुली के उभार होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? रासांकुर कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? रासांकुर कहते हैं। किसको छोड़कर? ग्रहणी पे ये रासांकुर नहीं पाए जाते हैं, बाकी दोनों पे क्या होते हैं? रासांकुर पाए जाते हैं। तो केवल क्या नहीं पाए जाते? ग्रहणी पर केवल ये, ग्रहणी को छोड़ करके शेष छोटी आंत के भीतरी सतह पर असंख्य छोटे छोटे अंगुली के आकार के उभार होते हैं। इन अंगुली के आकार की संरचना को रासांकुर या बिलाई कहते हैं। प्रत्येक रासांकुर की बनावट पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए अत्यधिक विशिष्ट संरचना वाली होती है।
अब हम बात करते हैं बड़ी आंत की। लार्ज इंटेस्टाइन किसे कहते हैं? तो लार्ज इंटेस्टाइन देखते हैं, जहाँ से जो क्षुद्रांत आगे जुड़ता है फर्स्ट वाला, वही क्या होती है, वहीं से बड़ी आंत की शुरुआत हो जाती है। क्षुद्रांत आगे बड़ी आंत से जुड़ा होता है। यहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु छोटी आंत से शेष बचे अपचित भोजनों को किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत करते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं जो छोटी आंत में अधपचे भोजन को क्या करते हैं, किण्वन क्रिया के द्वारा सरलीकृत करते हैं। तो क्षुद्रांत जहाँ से आगे जुड़ता है वो क्या होता है, बड़ी आंत वहीं से प्रारंभ होती है और वहीं कुछ विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं जो अधपचे भोजन का क्या करते हैं, किण्वन के द्वारा सरलीकृत उनको करने का काम करते हैं। पर जो अपचित भोजन को जीवाणुओं के द्वारा क्या कर दिया, किण्वन के द्वारा सरलीकृत करके पाचन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व खनिज लवण को अवशोषित करना है। किसको अवशोषित करना? मुख्य कार्य क्या होता है बड़ी आंत का? जल व खनिज लवण का अवशोषण करना तथा अपचित भोज्य पदार्थों को मल द्वार तक उत्सर्जित किया जाता है। मनुष्य में बड़ी आंत को 3 भागों में विभक्त किया गया है। मनुष्यों में बड़ी आंत को कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले अगर बात करेंगे सीकम, दूसरा कोलम तथा तीसरा रेक्टम होता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अंधनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधनाल कहते हैं। यह क्षुद्रांत से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ क्षुद्रांत से आने वाले पचित आहार रस का अवशोषण होता है। यह शेष पचे अपशिष्ट को आगे बृहदांत में पहुंचा दिया जाता है। इसके द्वारा कहाँ पर जाता है? सीकम से कोलन में, अर्थात अंधनाल से कहाँ आता है, अपशिष्ट बृहदांत में चला जाता है। अंधनाल के प्रथम भाग जो क्षुद्रांत से जुड़ा होता है से थोड़ा नीचे भीतर की ओर 4-5 इंच लंबी नली के आकार का क्या होता है, अंग निकला रहता है। उसे हम कृमिरूपी परिशेषिका भी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कृमिरूपी परिशेषिका भी कहते हैं। यहाँ पर अगर हम कृमिरूपी परिशेषिका की बात करते हैं तो कृमिरूपी परिशेषिका जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है वहीं पर एक 4-5 इंच लंबी नली के आकार का अंग निकला रहता है। उसी नली के आकार के रंग को हम क्या करते हैं, कृमिरूपी परिशेषिका कहते हैं। वर्मी फॉर अपेंडिक्स कहा जाता है। आगे बड़ी आंत का जो अगला भाग दिया गया जिसे हम कोलन कहते हैं, तो कोलन को देखते हैं। अगर हम कोलन की बात करते हैं तो आहार नाल में बड़ी आंत के का अंधनाल के आगे वाला भाग ही क्या कहलाता है, बृहदांत कहलाता है। अर्थात सीकम के आगे वाला भाग क्या कहलाता है, कोलन कहलाता है। आहार नाल में बड़ी आंत का सीकम के आगे वाला अर्थात अंधनाल के आगे वाला भाग बृहदांत कहलाता है। यह उल्टे यू के आकार की करीब 1 से 3 मीटर लंबी नलिका होती है। बृहदांत 4 भागों में विभक्त होता है। यहाँ पर देखेंगे तो आरोही बृहदांत जिसे हम असेंडिंग कॉलम कहते हैं, करीब 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। करीब कितने सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर क्या होती है, नलिका होती है। उसके बाद जो यहाँ पर अगला होता है अनुप्रस्थ बृहदांत। क्या होता है? अनुप्रस्थ बृहदांत। ट्रांसवर्स कोलम करीब 50 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। अवरोही बृहदांत की बात करेंगे करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। और सिग्मा कार बृहदांत की बात करेंगे करीब 40 सेंटीमीटर नलिका होती है। तो जो बड़ी आंत होती है वो इस तरीके से क्या होती है, लगी रहती है और इस तरीके से जा कर के इस तरीके से घूम कर के इस तरीके से यहाँ पर ये क्या होती है, यहीं पर ऐसे अपेंडिक्स लगा रहता है। यहीं पर क्या होती है, छोटी आंत आकर के यहीं पर जुड़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पर कितने भागों में डिवाइड की जाती है, ये 4 भागों में डिवाइड हो जाती है। आगे जो बड़ी आंत का कौन सा भाग है, तीसरा भाग है जिसे हम मलाशय कहते हैं। बड़ी आंत का अंतिम भाग कौन सा होता है, मलाशय होता है। तो मलाशय की बात करते हैं।
मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग होता है। अगर मलाशय की बात करेंगे तो आहार नाल का क्या है, अंतिम भाग है, और बड़ी आंत का भी क्या होता है, अंतिम भाग होता है। आहार मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग होता है। यह करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को गुदानाल कहा जाता है। गुदानाल मलद्वार के रास्ते बाहर खुलता है। मलद्वार पर आकर आहार नाल समाप्त हो जाती है। मलद्वार पर आकर आहार नाल क्या होती है, समाप्त हो जाती है। गुदानाल 2 संवर्णी वही और अंता संवर्णी पाई जाती हैं। गुदानाल में 2 संवर्णी पाई जाती हैं, जिसे वही और अंता संवर्णी कहा जाता है। और यहाँ पर पाचित आहार रस के अवशोषण के पश्चात शेष अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने की प्रक्रिया को संवर्णी पेशियाँ क्या करती हैं, नियंत्रित करने का काम करती हैं। तो यहाँ पर ये सबसे बाहरी दिया गया है, यहाँ पर और दूसरा क्या दिया गया है, भीतरी दिया गया है। यहाँ पर सबसे जो अगर हम एक आंत की अनुप्रस्थ काट का डायग्राम देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, तो जो यहाँ पर दिया गया सबसे पहली लेयर जो होती है वो सिरोसा होती है। दूसरी लेयर जो होती है भीतरी वर्तुल है। उसके बाद बाहरी अनुदैर्ध्य है, सब म्यूकोसा है, फिर म्यूकोसा है। उसके बाद क्या दिया गया, ल्यूमेन दिया गया। उसके बाद क्या दिया गया, ल्यूमेन दिया गया है। इस तरीके से क्या है, ये आंत के अनुप्रस्थ काट की आरेख निरूपण दिया गया है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं पाचक ग्रंथियों की। पाचक ग्रंथियों की, डाइजेस्टिव ग्लैंड की। तो मनुष्य के आहार नाल के अंगों में उपस्थित ग्रंथियों के अलावा 3 प्रमुख पाचन ग्रंथियाँ तथा लार ग्रंथियाँ यकृत, आमाशय पाई जाती हैं। मनुष्य में आहार नाल के अंगों में उपस्थित ग्रंथियों के अलावा 3 प्रमुख पाचन ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्न्याशय पाई जाती हैं। तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, लार ग्रंथि की, जिसे हम सलाइवा ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। यह ग्रंथि, अगर लार ग्रंथि की बात करेंगे तो यह ग्रंथि मुंह में लार उत्पन्न करती है। यह ग्रंथि क्या करती है, मुख में लार उत्पन्न करती है। लार एक सीरमी तरल तथा एक चिपचिपी श्लेष्मा का मिश्रण होता है। तरल भाग भोजन को गीला करता है तथा श्लेष्म लुम्ब्रिकेट के तौर पर कार्य करता है। लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करना होता है। यहाँ पर जो स्टार्च पाया जाता है उसका क्या किया करता है, लार मुख्य रूप से पाचन करने का काम करता है। और लार क्या करता है, भोजन को गीला करता है, चिकना करता है, घुलनशील बनाता है व दांतों, मुख, गुहिका व जीभ की सफाई करने का भी क्या करता है, काम करता है। तो भोजन को ये क्या करता है, चिकना व घुलनशील बनाना तथा दांतों, मुख, गुहिका व जीभ की सफाई करना भी इसका कार्य होता है। ये लार ग्रंथियाँ कितने प्रकार की पाई जाती हैं, 3 प्रकार की पाई जाती हैं। कितने प्रकार की पाई जाती हैं, 3 प्रकार की पाई जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखेंगे लार ग्रंथियों को, यहाँ पर जो सबसे पहले दी गई है जिसे हम कर्णपूर्व ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्णपूर्व ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि यहाँ पर उपस्थित होती है, यहाँ पर एरो के माध्यम से दिया गया है, जिसे हम कर्ण पूर्व ग्रंथि कहते हैं या पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। यह सीरमी तरल का क्या करती है, स्राव करती है। किस तरल का स्राव करती है, ये सीरमी तरल का क्या करती है, स्राव करने का काम होती है, यहाँ पर उपस्थित होती है। ये ग्रंथि क्या कहलाएगी, कर्णपूर्व ग्रंथि कहलाती है। दूसरा है अधोजिह्वा या अचुंबकीय लार ग्रंथि, जिसे हम सब मैंडिबुलर या सलाइवरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो सब मैंडिबुलर या सलाइवरी ग्लैंड जो होती है यहाँ पर उपस्थित होती है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे तरल तथा श्लेष्मा का क्या होता है, श्रावण होता है। और जो तीसरा ग्रंथि दी गई है जिसे हम अधोजिह्वा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अधोजिह्वा कहते हैं। अधोजिह्वा क्या होती है, सब लिंगुअल ग्लैंड भी कहते हैं इसे। तो अधोजिह्वा
यह जिह्वा के नीचे पाई जाती है तथा श्लेष्मिका का क्या करती है, आवरण करती है, श्रावण करती है। तो इस तरीके से कितने तरीके से ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 3 तरीके से। पहली लाल ग्रंथि को कर्णपूर्व ग्रंथि कहते हैं, अंग्रेजी में पैरोटिड ग्लैंड बोला जाता है। दूसरी ग्रंथि क्या होती है, अधोजिह्वा होती है। तीसरी क्या होती है, अधोहनु होती है। तो इस तरीके से लाल ग्रंथियाँ कितनी प्रकार की हो जाती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। अब हम बात करते हैं आमाशय ग्रंथि की। किसकी बात करेंगे, आमाशय ग्लैंड की बात करते हैं। अगर हम आमाशय ग्रंथि की बात करते हैं तो यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी हार्मोन, इंसुलिन व ग्लूकागॉन तथा वह स्रावी अग्न्याशयी रस का स्रावण करती है। अगर हम किसकी बात करते हैं, अग्न्याशय पैनक्रियाज की बात करते हैं, तो पैनक्रियाज क्या है, एक क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी हार्मोन, इंसुलिन स्रावित करती है तथा वह स्रावी अग्न्याशयी रस का भी क्या करती है, स्रावण करती है। तो इस तरीके से ये क्या करती है, इंसुलिन जो अंतःस्रावी होती है, अंतःस्रावी हार्मोन का स्रावण करती है अग्न्याशय, और यहाँ पर ग्लूकागॉन को स्रावित करती है तथा जो वह स्रावी होती है वो क्या करती है, अग्न्याशयी रस का क्या करती है, श्रावण करती है। यह ग्रंथि यकृत, ग्रसनी तथा तिली से घिरी हुई रहती है। ये 6 से 8 इंच लंबी यू आकार की होती है। इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित एंजाइम आंतों में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अग्न्याशय से स्रावित होने वाले एंजाइम क्या करते हैं, आंतों में प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे जो अंतःस्रावी है, इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन हार्मोन मिल करके शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और जब शरीर में इंसुलिन की क्या होती है, कमी होती है, तो रक्त में शर्करा का मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है और डायबिटीज़ की क्या होती है, बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर इंसुलिन का काम भी देख लीजिए। इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन क्या करता है, हार्मोन मिलकर के शरीर में रक्त शर्करा के नियंत्रित करने का काम करता है। रक्त शर्करा के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। और जो यहाँ पर बाह्यस्रावी ग्रंथि है जिनसे रस और एंजाइम निकलते हैं, वो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इस प्रकार से ये कौन सी ग्रंथि होती है, अग्न्याशय ग्रंथि होती है जो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी होती है। इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है अग्न्याशय का, ये ऐसे यहाँ पर संरचना दी गई आमाशय की। यहाँ आमाशय ऊपर की तरफ है, आमाशय के नीचे देखेंगे जहाँ से छोटी आंत प्रारंभ होती है, सी के आकार की संरचना बनाती है, उसी में लीफ लाइक स्ट्रक्चर अग्न्याशय उपस्थित होता है, जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होता है। अंतःस्रावी से इंसुलिन और बहिःस्रावी से क्या निकलते हैं, कुछ एंजाइम निकलते हैं। अब हम बात करते हैं यकृत की, जिसे हम लीवर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। अगर हम यकृत की बात करते हैं, लीवर की बात करेंगे, तो यह मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो कौन होगी, यकृत होगी। कौन सी होगी, यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है एवं महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है। यह मध्य पट के नीचे स्थित लगभग त्रिकोणाकार अंग है। त्रिकोणाकार अंग है, कैसे यहाँ पर दिया गया, इस तरीके से त्रिकोणाकार यहाँ पर संरचना दी गई है। इसका भार, इसका अगर वेट की बात करेंगे, लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह आमाशय के दाहिनी ओर स्थित होती है। इसका रंग लाली लिए हुए भूरा होता है। इसका अधिकतम वजन दाईं ओर होता है। सामने से देखने पर यकृत 2 भागों में विभाजित हुआ दिखाई देता है, दाईं और बाईं पालियों में। अग्र सतह से तल की तरफ देखने पर 2 अतिरिक्त पालियां दिखाई देती हैं। यकृत करीब 1 लाख छोटी षटकोणीय संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों से बनी होती है। जो ये षटकोणीय इकाइयों से बनी होती है, जिसे हम यकृत पालियां कहते हैं, लीवर लोब्यूल कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लीवर लोब्यूल कहलाते हैं। जो 1 लाख होती हैं वो क्या होती हैं, उन्हें हम यकृत पालियां कहते हैं, या अंग्रेजी में लीवर लोब्यूल्स कहा जाता है, से निर्मित होती हैं। यह ग्रंथि पित्त का निर्माण करती है। यह ग्रंथि किसका निर्माण करती है, पित्त का भी निर्माण करती है।
यहाँ से पित्त यकृत वाहिनियाँ उपतंत्र तथा पित्त वाहिनी द्वारा पित्ताशय में चला जाता है। पित्ताशय यकृत के अवतल में स्थित होता है। पित्ताशय पित्त का भंडारण भी करता है। यहाँ से पित्ताशय नलिका द्वारा पित्त ग्रसनी में चला जाता है। ये पित्ताशय और अग्न्याशय वाहिनी तंत्र का ये क्या दिया गया है, यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। आगे हम देखते हैं भोजन का पाचन। अब हम डाइजेशन ऑफ फूड की बात करेंगे। अभी तक हमने क्या बात की, यहाँ पर आहार नाल की बात की है और यहाँ पर पाई जाने वाली ग्रंथियों की। अब हम भोजन का पाचन जो होता है सबसे पहले हम उसे देखते हैं। अगर हम भोजन के पाचन की बात करते हैं तो भोजन के पाचन की क्रिया कई यांत्रिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होती हैं। आहार नाल के भीतर विभिन्न अंगों एवं ग्रंथियों से स्रावित एंजाइम भोजन के पोषक तत्वों का जल अपघटन कर सरलीकृत करते हैं। ये एंजाइम सामान्यतः हाइड्रोलेजेज वर्ग के हैं। किस वर्ग के होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं? हाइड्रोलेजेज वर्ग के हैं। और पाचन में कार्य करने वाले प्रमुख एंजाइम निम्न प्रकार से होते हैं। यहाँ पर अगर भोजन के पाचन करने वाले एंजाइम की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट पाचक एमिलेज, माल्टेज, सुक्रेज आदि, और प्रोटीन पाचक ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन इत्यादि होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम होते हैं तो यहाँ पर एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज दिए गए हैं। और जो प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन इत्यादि दिए गए हैं। ये कौन से एंजाइम होते हैं? ये इतने प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन। और कार्बोहाइड्रेट पाचक जो एंजाइम दिए गए हैं एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज इत्यादि दिए गए हैं। आगे यहाँ पर वसा पाचक एंजाइम दिया गया है। वसा पाचक एंजाइम जो होता है जिसे हम लाइपेज कहते हैं। और न्यूक्लिएजेज क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लिएजेज एंजाइम होते हैं। आगे हम देखते हैं कि भोजन को अगर हम बात करते हैं भोजन को चबाने व लार के साथ मिलाने का कार्य मुख में जिह्वा मुख गुहा में संपादित किया जाता है। भोजन को चबाने के साथ लार को जो मिलाने का कार्य होता है वो कहाँ पर संपादित होता है? मुख गुहा में संपादित होता है। लार श्लेष्म भोजन के कणों को चिकनाकर उन्हें चिपकाने में मदद करता है और भोजन अब गोलस के रूप में क्रमानुकुंचन गति द्वारा ग्रसनी से ग्रसिका तथा ग्रसिका से आमाशय में पहुंचता है। भोजन को जब मुख में चबाया जाता है तो लार भोजन को चिपका करके एक गोल आकार देता है जिसे हम बोलस कहते हैं। और वो बोलस क्या होता है? ग्रसनी ग्रास नलिका से होता हुआ आमाशय में क्रमानुकुंचन गति के द्वारा क्या होता है? आमाशय में पहुंच जाता है। और जब भोजन आमाशय में क्या करता है? प्रवेश करता है। जब भोजन क्या करता है? आमाशय में प्रवेश करता है तो उस प्रवेश को जठर ग्रसिका अवरोधनी आमाशय में भोजन के प्रवेश को जठर ग्रसिका अवरोधनी नियंत्रित करती है। लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन व एमाइलेज मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन शुरू कर देते हैं। तो अगर हम पाचन की बात करते हैं तो यहाँ पर पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन व एमाइलेज मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन शुरू कर देते हैं। यहाँ करीब 30% स्टार्च को माल्टोज में भी अपघटित कर दिया जाता है। किसको? यहाँ पर 30% स्टार्च को माल्टोज में अपघटित कर दिया जाता है। आमाशय में 3 प्रकार के स्राव म्यूकस, प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। म्यूकस श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। म्यूकस किसके द्वारा? श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा तैयार अम्लीय वातावरण में सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर अगर प्रोएंजाइम की बात करेंगे पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा तैयार अम्लीय वातावरण में सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर जो पेप्सिनोजन होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? उसे जैसे ही अम्लीय माध्यम देता है
वो क्या होता है, एक सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है तथा भोजन में उपस्थित प्रोटीन का अपघटन करता है। नवजात शिशु में पेप्सिन के साथ जठर रस में रेनिन भी होता है, जो दूध के प्रोटीन को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। अर्थात बच्चों की बात करें, नवजात शिशुओं में, किस में बात करें, छोटे बच्चों में, नवजात शिशुओं में पेप्सिन के साथ साथ क्या पाया जाता है, रेनिन भी पाया जाता है और रेनिन एंजाइम भी पाया जाता है। रेनिन क्या काम करेगा, रेनिन या दूध प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ये दूध प्रोटीन के पाचन में क्या करता है, मदद करता है। यहाँ पर दिया गया ऑक्सेंटिक सेल्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या करती हैं, श्रावण करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या करती हैं, श्रावण करती हैं। आमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है तथा पेशीय संकुचन द्वारा जठर रस से मिश्रित होकर काइम का क्या करता है, निर्माण। तो काइम का निर्माण कहाँ पर होता है, ये जठर रस से मिश्रित होकर के काइम का निर्माण कहाँ पर होता है, आमाशय में होता है। कहाँ पर होता है, आमाशय में होता है। आगे हम देखते हैं, आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। आमाशय से भोजन कहाँ पहुंचता है, आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। सर्वाधिक पाचन क्रिया ग्रहणी में संपन्न होती है। अगर हम सर्वाधिक पाचन की क्रिया की बात करते हैं तो जो सर्वाधिक पाचन की क्रिया होती है वो कहाँ पर संपन्न होती है, छोटी आंत का जो पहला भाग होता है, छोटी आंत का जो पहला भाग होता है जिसे हम ग्रहणी कहते हैं, वहाँ पर ये संपन्न होता है। यहाँ विभिन्न नलिकाओं द्वारा अग्न्याशयी रस, पित्त लवण तथा आंत रस छोड़े जाते हैं। इन रसों में विभिन्न एंजाइम होते हैं जो भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का क्या करते हैं, पाचन करने का काम करते हैं। आंत में पहुंचने वाले काइम में उपस्थित प्रोटीन, प्रोटियोज, पेप्टोज, आंशिक अपघटित प्रोटीन पर अग्न्याशय रस के प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम निम्न रूप से क्रिया करते हैं। निम्न रूप से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, विखंडन होता है। प्रोटीन को ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो तोड़ने का काम करेगा, प्रोटियोज को डाइपेप्टाइड में, और इस तरीके से काइम के कार्बोहाइड्रेट अग्न्याशयी एमाइलेज द्वारा डाइसैकेराइड जल में क्या होते हैं, अपघटित होते हैं। यहाँ पॉलीसैकेराइड स्टार्च जो होता है एमाइलेज के द्वारा डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। आगे दिया गया है यहाँ पर पित्त वसा पित्त की मदद से लाइपेजेस द्वारा क्रमशः डाई और मोनोग्लिसराइड में टूटते हैं। तो यहाँ पर वसा किस में टूटता है, यहाँ पर किसकी मदद से, लाइपेजेस के द्वारा किस में, वसा डाइग्लिसराइड में और मोनोग्लिसराइड में क्या होता है, टूट जाता है। अग्न्याशयी रस के न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में पाचित करता है। तो न्यूक्लिक अम्ल का न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कौन पाचित करने का काम करता है, न्यूक्लियेज एंजाइम करता है। कौन करेगा, न्यूक्लियेज एंजाइम। और यहाँ पर वसा पित्त की मदद से लाइपेजेस द्वारा, यहाँ पर लाइपेजेस द्वारा वसा किसमें, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में टूट जाता है। पॉलीसैकेराइड को एमाइलेज के द्वारा कौन तोड़ता है, यहाँ पर एमाइलेज तोड़ता है। पॉलीसैकेराइड को कौन तोड़ता है, एमाइलेज तोड़ता है। किसमें, डाइसैकेराइड को। वसा को कौन तोड़ता है, लाइपेजेस तोड़ता है डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में। अग्न्याशयी रस में न्यूक्लियेज एंजाइम जो होते हैं न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में तोड़ने का काम करते हैं। तो इस तरीके से कुछ एंजाइम दिए गए हैं जो इनको क्या करते हैं, तोड़ने का काम दिया। आंत रस के आगे देखेंगे, आंत रस के एंजाइम उपर्युक्त अभिक्रियाओं के अंतिम उत्पादों को पाचित कर अवशोषण योग्य सरल रूप में बदल देते हैं। आंत रस के जो एंजाइम होते हैं उपर्युक्त अभिक्रियाओं के अंतिम उत्पादों को भी क्या करते हैं, पाचित कर अवशोषण योग्य सरल रूप में बदल देते हैं। पाचन के अंतिम चरण आंत के म्यूकोसल उपकला कोशिकाओं के बहुत समीप संपन्न होता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर जो दिया जा रहा है कि डाइपेप्टिडेज एंजाइम के द्वारा टूटता है अमीनो अम्ल में टूट जाता है। यहाँ पर अगर बात करेंगे डाइपेप्टाइड की, तो डाइपेप्टाइडेज एंजाइम किस में तोड़ता है, अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। यहाँ पर जो माल्टोज होता है, माल्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज में टूट जाता है। यहाँ पर लैक्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज में टूट जाएगा। यहाँ पर सुक्रेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। इस तरीके से आगे दिया गया न्यूक्लियोसाइडेज शर्करा। यहाँ पर देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पर बात करेंगे न्यूक्लियोटाइडेज की, तो यहाँ पर एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज से टूटता है, न्यूक्लियोसाइडेज से। शर्करा प्लस यहाँ पर क्या होता है, क्षारक होता है।
तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड जब टूटेगा तो क्या बनेगा उसमें, शर्करा प्लस में क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। और इसको तोड़ने का काम कौन करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज। और न्यूक्लियोटाइड को कौन तोड़ेगा, जब न्यूक्लियोटाइड टूटेगा तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। इसमें से फास्फेट मूलक क्या होंगे, निकल जाएंगे। कौन तोड़ने का काम करेगा, न्यूक्लियोटाइडेज तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने का काम कौन करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज करेगा। और जब न्यूक्लियोटाइडेज करेगा तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, और न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोसाइडेज तोड़ेगा तो शर्करा प्लस क्षारक बनेगा। व डाई व मोनोग्लिसराइड को लाइपेज के द्वारा वसीय अम्ल और प्लस ग्लिसरॉल, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल को लाइपेज एंजाइम के द्वारा डाई व मोनोग्लिसराइड में तोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताइए। तो अगर मानव पाचन तंत्र से जो जुड़ी ग्रंथियाँ होती हैं, जिनको हम लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्न्याशय कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, डी सही होगा, कि मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियाँ का नाम होता है लार ग्रंथि, यकृत और अग्न्याशय। आगे दिया गया, मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करिए। सही अनुक्रम में क्या करना है, यहाँ पर व्यवस्थित करना है मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल जो चरण होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर हम देखेंगे, सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है, उसके बाद पाचन किया जाता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद आत्मसात होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, विसर्जन होता है। सबसे पहले क्या होगा, अंतर्ग्रहण, भोजन को निगला जाएगा, उसके बाद पाचन किया जाएगा, अवशोषण होता है, आत्मसात किया जाता है, फिर विसर्जन किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो सबसे पहले अगर आमाशय की बात करेंगे तो यहाँ पर आमाशय नहीं दिया गया, पेट दिया गया है, तो पेट को ही क्या बोलते हैं, आमाशय। तो ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा पेट। यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा, बी सही होगा, पेट अर्थात आमाशय। तो वहाँ पर प्रोटीन का क्या होता है, पाचन शुरू होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या लाभ है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करेंगे तो ये क्या करता है, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए, पहले ऑप्शन को देखेंगे। यह पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया, यह भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर सकने वाले बैक्टीरिया को मारता है। दिए गए कथन, दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर क्या है, ये भोजन को एंजाइम, ये पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाने का भी काम करता है, और भोजन के साथ पेट में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया को मारने का भी काम करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड क्या है, दोनों सही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइए। भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का, तो सबसे ज़्यादा जो भोजन का पाचन होता है वो ग्रहणी में होता है, और ग्रहणी किसका भाग होता है, छोटी आंत का भाग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, छोटी आंत ही सही होगा, छोटी आंत ही सही होगा, क्योंकि भोजन को जो सर्वाधिक पाचन होता है कहाँ पर होता है, ग्रहणी में अर्थात छोटी आंत में। तो भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम क्या होगा, छोटी आंत होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6, भोजन का पाचन किस अंग में पूर्ण होता है। भोजन का पाचन किस अंग में क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। शेष ही पाचन बड़ी आंत में होता है, बाकी संपूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर भी क्या सही होगा, बी सही होगा, कि भोजन का जो संपूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में ही क्या होता है, संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का क्या काम होता है। यह भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ए सही होगा। यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का क्या काम होता है, ये भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर भोजन का पाचन किससे प्रारंभ होता है। तो मुख से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो भोजन का पाचन तो किससे प्रारंभ होता है, मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। मुँह से ही क्या होता है, भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है। तो कहाँ पर अवशोषित होता है भोजन, छोटी आंत में अवशोषित हो जाता है। शरीर के किस हिस्से में भोजन का अवशोषण होता है, तो छोटी आंत में होता है।
अगला यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? तो पित्ताशय में होता है। कहाँ पर संचित होता है? पित्ताशय में। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? तो पित्ताशय में सही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही होगा? डी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? डी सही हो जाएगा। आगे दिएगा, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में किसका निर्माण होता है? पित्त का। पित्त का यहाँ पर क्या पूछा गया? निर्माण पूछा गया। कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर यकृत में किसका निर्माण हो जाता है? पित्त का। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? यहाँ पर ए सही होगा कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। आगे दिया गया, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन क्या कर देता है? बदल देने का काम करता है। तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन का कार्य क्या होता है? यहाँ पर प्रोटीन को किस में बदल देता है? पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? यहाँ पर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ग्रसिका एक नली है जो कहलाती है, जो कि भी कहलाती है। ग्रसिका क्या है? एक नली है जो कहलाती है आहार नली कहलाती है। क्या कहलाती है? आहार नली कहलाती है। वायु नली नहीं कहलाएगी, डिम्बवाही नली नहीं कहलाएगी, छोटी आंत नहीं कहलाती है। तो ग्रसिका क्या कहलाती है? एक आहार नली कहलाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया, पेट में भोजन को पचाने के लिए, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता रहती है? तो यहाँ पर किसकी आवश्यकता रहती है? हवा की, पानी की, एंजाइम की। यहाँ पर किसकी बात करेंगे? भोजन का पाचन किसके साथ होता है? एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। भोजन के पाचन के लिए सबसे जो खास ज़रूरत होती है किसकी होती है? एंजाइम की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही होगा? सी सही होगा। अगला देखेंगे, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाले एंजाइम कौन से होते हैं? तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने का जो काम करता है एमाइलेज करता है। कौन सा? एमाइलेज करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? यहाँ पर बी सही होगा। कौन करेगा? एमाइलेज एंजाइम करेगा स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने का काम, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही होगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ऊपर के जबड़े में 4 और नीचे के जबड़े में भी कितना? 4। तो टोटल दांतों की संख्या क्या हो जाएगी? 8। कृंतक दांतों का संख्या क्या हो जाएगा? 8 हो जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यहाँ पर क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि जो पूछी गई है, तो यहाँ पर अगर सबसे छोटी ग्रंथि की बात करते हैं तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर लीजिए। सबसे छोटी ग्रंथि नहीं, यहाँ पर क्या पूछा गया? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। क्या होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर क्या होता है? यकृत जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो होता है अग्न्याशय से स्रावित होता है। कहाँ से? अग्न्याशय से स्रावित हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही होगा? सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है? तो यहाँ पर क्या दिया गया? रेप्सिन एंजाइम होता है जो कि क्या करता है? अमीनो अम्ल में क्या करता है? प्रोटीन को परिवर्तित करने का काम करता है। अगला दिया, टाइलिन का स्रावण करती है। टाइलिन का स्रावण कौन करता है? तो टाइलिन का स्रावण क्या करता है? लार ग्रंथियाँ करती हैं। क्या करती हैं? लार ग्रंथियाँ करती हैं, इसलिए टाइलिन का स्रावण कौन करेगा? लार ग्रंथि करेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ए सही होगा। इस तरीके से पाचन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन भी क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।